बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेसिकली आपके एग्जाम में ना ये कोई 5% की वेटेज रखता है, मैक्सिमम 5% की वेटेज। इसमें सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। सिर्फ एक मरतबा ना यहाँ पर जाकर हम लोगों ने सिर्फ गो थ्रू करना है इन तमाम चीजों को। तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हमें पता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं, वो सब कुछ हमें पता है। सिर्फ एक मरतबा स्टैंडर्ड की वर्डिंग में हम लोगों ने इसको यहाँ पे आकर रीड कर लेना है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है, 2-3 नंबर का। कोई एक आध एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकता है। और इसके ना बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक है कैपिटल मेंटेनेंस का। वो थोड़ा सा न्यूमेरिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उससे रेलेवेंट 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं, आपके पेपर में सेक्शन 1 का पार्ट बन सकता है। उस हवाले से हम लोगों ने इन चीजों को देखना है। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है पर्पस। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ थ्योरी को आप लोगों ने रीड करना है, इसके ज्यादा आपके लिए इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिए, कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। conceptual framework describes the objective of and of the concepts for general purpose financial reporting। तो मतलब जो हम लोग अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, उसका जनरल पर्पस हमारे पास क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट द IASBs। conceptual framework is to assist the IASB, International Accounting Standard Board, to develop IFRS that are based on consistent concepts। मतलब हमारे पास ये कुछ ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना होता है, उसकी हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है कि भाई ये हमारा फ्रेमवर्क है और आपने कुछ स्टैंडर्ड बनानी है, तो आप इसके मुताबिक जाके स्टैंडर्ड्स बनाए। फिर prepares the financial statement to develop consistent accounting policies when no standard applies a particular transaction or other event, or when a standard allows a choice of accounting policy। अब अक्सर ऐसा होता रहता है कि कुछ ऐसी हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें स्टैंडर्ड खामोश है, स्टैंडर्ड हमें कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन हमने कोई ना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करनी है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताएगा आपको, वो वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम उसके मुताबिक लेके चलेंगे, उसको अकाउंटिंग पॉलिसीज हम अपनी वैसी रखेंगे। फिर अगर कहीं पर ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो, तो इसमें से हमने कौन सा अडॉप्ट करना है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें बताएगा कि भाई आपने कौन सी पॉलिसी को आगे लेके चलना है। जैसे नॉन करंट एसेट्स के लिए हम लोग कहते रहते हैं कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कहते रहते हैं कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। तो आगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लेके चलता है कि अब आप कौन सी पॉलिसी, कौन से मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो पर्पस है, उसमें तमाम पार्टीज को ये असिस्ट करता है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें स्टैंडर्ड्स को, और उसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन को देख सकें, इंटरप्रेट कर सकें इन तमाम स्टैंडर्ड्स को। Conceptual framework contributes to the stated missions of the IFRS foundations and IASB to develop standards that bring transparency, accountability, and efficiency to financial markets around the world। मतलब ये कुछ ऐसे हमारे पास फ्रेमवर्क मौजूद होता है जो IFRS वगैरह के लिए, उनकी फाउंडेशन वगैरह के लिए हमारी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सेम चीज ने अप्लाई होना होता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अब जो न्यू स्टैंडर्ड आ रहे हैं उनको कहा जाता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इनके लिए बेस प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कहता है दैट कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंसी बाय एनहांसिंग द इंटरनेशनल comparability and quality of financial information, enabling investors and other market participants to make financial economic decisions
Second point has strength accountability by reducing the information gap between the providers of capital and management. IFRS and conceptual framework are also sources of information for regulator. Contributes to economic efficiency. The use of the single trusted accounting language derived from standards based on the conceptual framework lowers the cost of capital and reduce international reporting cost. इसका मतलब बेटा ये है कि ये तमाम तर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई हो रहे हैं। आप नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट में रिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहते हो, पूरी दुनिया में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस अंदाज से बनी हुई होती हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए ना, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रही है, और हर कोई इसी तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, सेम पॉलिसीज अप्लाई की जा रही होती हैं। तो इसमें एक तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी हो जाती है, और थर्ड वन इज कि ट्रांसपेरेंसी रहती है इंफॉर्मेशन के अंदर, तो हमें तमाम तर इंफॉर्मेशन का पता चलता रहता है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे इस हवाले से हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास कंटेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कौन कौन से कंटेंट हैं? अच्छा, ऊपर जितना कुछ पढ़ा है ना, उससे बहुत कम ऐसा है कि कोई आपका क्वेश्चन बन जाए, बस जस्ट वन टाइम रीडिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद देखें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज डिवाइडेड इनटू 8 चैप्टर्स नेमली। अब इसमें 8 चैप्टर्स हमारे पास हैं, इनका पता होना आपको जरूरी है कि इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास, इसके कंटेंट्स कौन से आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई FR1 है, बताओ इसमें तुम्हारा कंटेंट क्या है, कि इसमें हमारा सिलेबस क्या है, हमने पढ़ना क्या कुछ, हमने कहा 13 चैप्टर्स मौजूद हैं, अब हमें वो 13 चैप्टर्स आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला हमें बताता है कि भाई पर्पस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, recognition and derecognition, measurement, presentation and disclosure, and at the end concepts of capital and कैपिटल मेंटेनेंस। ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है इसके स्टेटस के बारे में। पहले हम लोगों ने पर्पस को पढ़ा था, फिर हम लोगों ने कंटेंट को पढ़ा, अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का स्टेटस देखते हैं। कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट स्टैंडर्ड and nothing in the conceptual framework overrides any standards IAS or IFRS or any requirements in the standard। कहते हैं कि भाई ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आप लोगों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, हाँ इसके मुताबिक तुम कर सकती हो, इनको उस टाइम पे अप्लाई करो जब उसके हवाले से स्टैंडर्ड ना हो, तब आप लोग जाके अप्लाई करो। लेकिन अगर कोई चीज आपको स्टैंडर्ड ने बता दी है, तो फिर आपने अपना कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं करना, फिर आपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो इस वजह से कहा उसने नथिंग ओवरराइड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेम, नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स द स्टैंडर्ड। तो भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो मर्जी लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहीं पे स्टैंडर्ड आ गए ना, तो स्टैंडर्ड प्रिवेल कर जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जिसको हम लोग कहें कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आपने हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, वहां पे कुछ ना मिले तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखना, मतलब आपने ये देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या कुछ चल रहा है, इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। IASB may sometimes specify requirements in the standard that depart from aspects of the conceptual framework. Further, the conceptual framework may be revised from time to time, and revision of the conceptual framework will not automatically lead to changes to the standards. conceptual framework में चेंज वगैरह आते रहते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट, मतलब स्टेटस की बात की जाए तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का कोई खास स्टेटस नहीं होता, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है हमेशा। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल डिफाइन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और एसेट लायबिलिटीज इक्विटी। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स है हमारे पास? एंटिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन। और इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करें, व्हिच रिलेट टू एंटिटीज,
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनकम स्टेटमेंट, जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपने किसी जमाने में कहा था, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये 5 हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। अब इन पांचों को आके वो डिस्कस करते हैं। द एलिमेंट्स आर लिंक्ड टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्लेम्स। चेंजेस, क्लेम से मुराद हमारी लायबिलिटीज होता है, रिसोर्सेज से मुराद हमारे एसेट्स होता रहता है। एंड चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स एंड एक्सप्लेन्स एज अंडर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो, चाहे उसका ताल्लुक जहां से मर्जी हो, चाहे इनकम स्टेटमेंट से हो, चाहे बैलेंस शीट से हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हो, चाहे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हो, आप किस अकाउंटिंग इक्वेशन को आके हिट करती कि उसकी वजह से या तो एसेट्स में चेंज, लायबिलिटी में चेंज, या फिर कैपिटल में चेंज। ऐसे ही होता था ना। यहां पे यही बात कर रहे हैं कि भाई आपके रिसोर्सेज या क्लेम्स में चेंज आते रहते हैं। जैसा कि कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसको क्या नाम हम लोग देते रहते हैं? एसेट। कहते हैं जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते रहते हैं ना, वो आपके एसेट्स हैं। तो एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती रहती है हमारे पास? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द entity as a result of past payment. An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits. क्या एसेट्स की डेफिनेशन में कोई इशू? क्या पहले से पढ़ी हुई नहीं थी ये चीजें? तो सारी अकाउंटिंग इन रिवीजन है जो अब तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। क्लेम्स, क्लेम से क्या मुराद होता है हमारे पास? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती रहती है? अ लायबिलिटी, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। या आपके पास क्लेम लायबिलिटी आ जाते हैं। दूसरा क्लेम बिजनेस के ऊपर उसकी इक्विटी होता है। हाँ, ये अलग बात है, जो लायबिलिटी है ये आउटसोर्स आपके पास ऑब्लिगेशन होती है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन आपके पास होती है। और जो इक्विटी होती रहती है ये इंटरनल ऑब्लिगेशन होती है, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए होती है। तो बेसिकली हम लोग इसको लायबिलिटी नहीं कहते, इसीलिए तो अलग से इक्विटी का पार्ट बनाया जाता है। कहते हैं द रेजिडुअल इंटरेस्ट। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इक्विटी ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस नहीं है। ये इक्विटी जो हमारे पास होती है ना, ये हमारा रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कहते हैं बिजनेस के जितने भी एसेट में से अगर हम उसकी सारी लायबिलिटीज को माइनस कर दें, तो जो बाकी बच जाता है, जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, वो इक्विटी का पार्ट बन जाता है, वो शेयर होल्डर्स का हिस्सा बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। अब इनकम की अगर बात करें तो इनकम की वजह से हमारे एसेट्स में इंक्रीज होगा। देखो पैसा आएगा तो एसेट्स में इंक्रीज हो जाएगा, या हमारी लायबिलिटी में डिक्रीज होगा। भाई मैंने किसी को तो पैसे देने थे, मैंने उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो एक किस्म की मेरी इनकम है ना वो, लेकिन इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई, मेरी वो लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। ऑलराइट, इसी तरह से आपके पास जैसे ही इनकम आती है, इसका इक्विटी पे क्या फर्क पड़ता है? इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम, जैसा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट एक्सपेंसेस को देखें। एक्सपेंसेस की वजह से एसेट पे क्या फर्क पड़ता है? एसेट लायबिलिटीज इंक्रीज तो इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, यहां तक की बातें क्लियर? अब यहां पर वो कहता है अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स ऑफ, मतलब डिविडेंड्स, ड्रॉइंग्स। तो कहते हैं ये ड्रॉइंग्स आपका एक्सपेंस नहीं है, ये डिविडेंड्स पे कर देना ये आपका एक्सपेंस नहीं है। ये क्या है? ये हमारी इक्विटी को जाके डिक्रीज करते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? तो यहाँ पे वो बात कर रहा था कि भाई इक्विटी में डिक्रीज एक्सपेंसेस की वजह से आता है, लेकिन डिविडेंड भी अगर हम ले तो क्या इक्विटी में डिक्रीज नहीं आता? कैपिटल में कमी नहीं आती क्या? जब डिविडेंड दे रहे होते हैं क्या इक्विटी में डिक्रीज नहीं आता रहता? कहता है कि उसके अलावा ये ना हो कि आप डिविडेंड्स को और ड्राइंग्स को भी आप लोग एक्सपेंसेस कंसीडर करो, तो कहते हैं कि उससे इक्विटी में डिक्रीज जरूर आता है, लेकिन वो आपके एक्सपेंस नहीं है। इसी तरह से ऊपर इनकम, इनकम के लिए कहता है कि आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाती है,
लेकिन साथ में कहता है कि भाई अगर आपके इन्वेस्टर्स आपको कोई अमाउंट देते हैं तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो क्या है? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस ऑनर, पैसा आ रहा है, इक्विटी में इंक्रीज आ जाएगा, लेकिन इनकम नहीं है वो, तो उसको तो अलग से रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल के तौर पर। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं अदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स, मतलब शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स की तरफ से अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल के तौर पर जाएगी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू देम, क्या? डिविडेंड्स वगैरह जो पे करेंगे, तो उसकी वजह से भाई आप लोगों की इक्विटी ने डिस्टर्ब हो जाना है। अब अगर आपके पास शेयर होल्डर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रही है, इक्विटी इंक्रीज, लेकिन साथ में एसेट भी तो इंक्रीज होगा, आपका एक इकोनॉमिक रिसोर्स। आप अगर उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपकी इक्विटी डिक्रीज, लेकिन साथ में आपका एसेट भी तो डिक्रीज होगा ना, या आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी कि अभी आपने डिविडेंड अनाउंस किया है, इक्विटी कम हो जाएगी लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जब तक कि पे ना करो। फिर आते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज दैट डू नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्विटी। भाई नॉन करंट एसेट का परचेज करना ऑन क्रेडिट, इक्विटी में कोई फर्क पड़ेगा? मैंने अपने क्रेडिटर्स को कैश पे कर दिया, इक्विटी को कोई फर्क पड़ेगा? और कहते हैं एसेट और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज आता रहता है, इक्विटी में फर्क नहीं पड़ता। एनी इशू? आई होप के फर्स्ट पॉइंट आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि अगर आपके लोगों के पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, तो आप उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे देखें, इफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी यूजफुल इट मस्ट बी रेलेवेंट एंड faithfully represent what it purports to represent। मतलब बेटा आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ना, उसमें स्टैंडर्ड्स में हमें बार बार ये बात कह रही हैं कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ऑडिटर्स ने भी यही बताना होता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। मतलब 100% करेक्शन नहीं देखी जाती, एक्यूरेसी नहीं देखी जाती, लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू को। अब देखिए जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने हमारे लेंडर्स वगैरह हैं जिन्होंने लोन हमें देना होता है, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने फर्दर करनी होती है, उन्होंने तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही देखना है। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन्हें बता रही होंगी उन्हीं को बेस बनाकर उन्होंने आगे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन उसमें है वो यूजफुल भी होनी चाहिए। कैसे यूजफुल हो? एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लें कि आपने डिसीजन मेकिंग करनी किस तरह से है, किस चीज के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो जो इंफॉर्मेशन हो वो फेथफुली रिप्रेजेंट भी की गई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब उसके लिए कहते हैं, अब देखिए ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रही है कि रेलिवेंट हो तो ये किस्म की क्वालिटी है उसकी, और दूसरा फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, कहते हैं द यूजफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इनहांस्ड इफ इट इज comparable, verifiable, timely and understandable। चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। क्या? कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकूं, मैं इसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकूं, मैं इसको किसी और बिजनेस एंटिटी के साथ कंपेयर कर सकूं, कि भाई सपोज जैसा कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मैं देख सकूं कि मेरी इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, किसी दूसरी कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, साथ में ये भी देख सकूं कि इस साल का अर्निंग पर शेयर क्या है और कंपैरेटिव ईयर्स का अर्निंग पर शेयर क्या है। कंपेरेबल होनी चाहिए। दूसरा वेरीफाइबल होनी चाहिए, मतलब आप उसके बाद कोई आपसे पूछे भाई कैसे, आपसे बता सके कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये इंफॉर्मेशन की बेस क्या है, ये इंफॉर्मेशन कैसे हमारे पास आई है, आप उसे वेरीफाई करके दे सकें, आपसे बता सकें कि भाई ये इंफॉर्मेशन इस तरह से है। तो जरा टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। देखिए भाई हर इंफॉर्मेशन अपने टाइम पे अच्छी लगती है, अगर आप लोग उसको टाइम से पहले बता दो
तो उसकी ना वो इंपॉर्टेंस नहीं रहती। टाइम के बाद बताओ फिर भी उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो हर इंफॉर्मेशन को टाइमली बेसिस के ऊपर जाके डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिस्क्लोज करो, रिप्रेजेंट करो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, क्या कॉमन पर्सन उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। कौन कौन सी? कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल। ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने हैं ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं। बात क्या होती है, कहते हैं क्या यार मैक्सिमम 5 नंबर ही तो पूछेगा, एंड पे वही स्टूडेंट फेल होते हैं। सर वो ना मैं 3 नंबर से फेल हो गया हूँ। तो अगर वो इस चैप्टर को पढ़ लेते तो 5 नहीं तो 5 में से 3 नंबर ले ले और पेपर भी उनका पास हो जाता। आपने ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना। आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। आपको बहुत से फीडबैक्स मिलेंगे, हर कोई उठा के बैठ जाएगा एनालिसिस, और हर कोई ये कहेगा कि जनाब ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये हाई इंपॉर्टेंट है, ये लो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई हाई लो कुछ नहीं है आपके लिए। आपके लिए FR1 का पास करना बस इंपॉर्टेंट है, बस। ऑलराइट, तो इस किस्म का किसी का एनालिसिस ना रखें। आपने 100% प्रिपेयर होकर जाना है। आपने कोई चीज स्किप करके नहीं जानी। क्लियर? अपने आप को रिस्क पे ना डाल के जाना कि मैंने जनाब ये एक छोटी सी यूट्यूब की वीडियो देख ली थी, उसमें इरशाद फरमाया जा रहा था कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई कैप इसमें से कुछ नहीं पूछता, तो मैं जैसे कोई जिन की औलाद हूं और मुझे पता है कि हाई कैप नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं पूछने वाला। तो ऐसा नहीं होता। बाद में उस टीचर का कुछ नहीं जाता, यूट्यूब पे उसे व्यूज मिल चुके हैं और उसे यही चाहिए, और आपका फ्यूचर दाव पे लग चुका है। बस आपने अपना फ्यूचर नहीं दाव पे लगाना। क्लियर? तो आपने ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करके जानी है। अभी भी आपके पास टाइम है। आप डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर भी तैयार करें ना, इजीली बिफोर एग्जाम्स आपके सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जानी है। तो आपने इसी तरह से अपने प्लान को लेके चलना है। ये बातें आप एग्जाम के बाद लोगों की सुनते रहना कि किसने क्या इरशाद फरमाया था। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें। इट मीन्स information must have certain characteristics in order for it to be useful for decision making. The IASB conceptual framework describes, वो कहते हैं कि यार कुछ फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं एंड इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसमें मौजूद होने चाहिए फंडामेंटल, और कुछ ऐसे हैं जो आप इसमें इनहांस कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलिवेंट एंड, अब ये वो बातें हैं जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो MCQs का आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये टॉपिक इतना जरूर आता हो आपको कि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 to 4 मार्क्स का, आपसे बता सकता हूं कि भाई मैंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये बातें पढ़ी थी। क्लियर? रेलिवेंस, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कहा कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन द डिसीजंस मेड बाय यूजर। अब देखें, कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए हमेशा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आपसे कोई एक क्वेश्चन वगैरह, कोई एक सिचुएशन है कि यार ये फंडामेंटल फ्रेमवर्क की ना मुझे समझ नहीं आ रही, इसको कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा आपसे ये कहे कि यार वो लॉ का वो जो चैप्टर है ना वो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, क्या रेलिवेंट है? भाई मैं तुमसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछ रहा हूँ, तुम मुझे लॉ की बातें बताई जा रहे हो। तो इस वजह से हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जाना है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताओ, मैं उसे कहूँ कि यार कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगाए हुए हैं, नॉन करंट एसेट उसके पास बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा उसका बिजनेस स्ट्रक्चर बना। भाई उसने पूछा मुझसे, हालांकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है लेकिन रेलिवेंट नहीं है। यार मैं प्रॉफिटेबिलिटी पूछ रहा हूँ तुमसे और तुम मुझे नॉन करंट एसेट की बात बताए जा रहे हो, तो मैंने उनका क्या करना है? ऑल राइट, इसी तरह नेक्स्ट देखें।
Information may be capable of making a difference in a decision even if some users chooses not to take advantages of it or are already aware of it from other sources. अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो देखें ना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज कुछ भी ऐसा हुआ, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, आप क्लास में एंटर हुए, आपने कहा सर वो ना आज ये हो गया। अब हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन का मुझे पहले से पता हो, अच्छा आपने आके बता दिया। हो सकता है कुछ ऑडियंस ऐसी भी बैठी हो जिनको इस इंफॉर्मेशन का पता ना हो, आपके बताने से पता चला हो। तो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की कुछ ऐसी होती है। अब आप में से कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें उस इंफॉर्मेशन से कोई गर्ज ही नहीं होती, मतलब वो उस इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं उठाने वाले, ना उनको कोई नुकसान होने वाले, उन्हें पता हो पता ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भी आप लोगों के पास कुछ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैठे होंगे। Next thing is the relevance of information is affected by its materiality. अब बेटा materiality बहुत सी जगहों पर, मतलब ये अकाउंटिंग ने भी यूज किया, ऑडिट ने भी यूज किया, लेकिन इसकी ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि मटेरियल। इसके लिए हमें सिर्फ ये कहा गया है कि हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिसको बेस बनाकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने अपना डिसीजन लेना होता है, और अगर आप उनको वो बात ना बताएं और उनका डिसीजन चेंज हो जाए कि काश अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वो ऐसा ना करते, ऐसी इंफॉर्मेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को चेंज करने की सलाहियत रखते, जिसकी वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज हो जाए, उसे मटेरियल इंफॉर्मेशन। इसका ताल्लुक ना मॉनिटरी टर्म से नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि भाई 50 रुपए मटेरियल है या इमटेरियल है। तो कोई ऐसी बिजनेस सिचुएशन भी होती है जिसके लिए 50 रुपए मटेरियल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए 5,000 रुपए भी इमटेरियल अमाउंट है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप लोग मार्केट में जाओ ना, सपोज आपने 1,000 रुपया दिया, 950 रुपए की चीजें थी, आप वेट करते रहोगे, भाई 50 रुपए वापस दो ना, क्यों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सपोज कि कोई बड़ी फैमिली के लोग जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं, उन्होंने कोई खाना शाना खाया, 950 रुपए का बिल बन गया, 1,000 रुपया दिया, वो गाड़ी स्टार्ट करके वापस आ जाएंगे, बकाया नहीं गया है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए वो एक आम सी अमाउंट थी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है बिजनेस की स्ट्रक्चर के ऊपर, बिजनेस की सिचुएशन के ऊपर, कि कौन सी अमाउंट उसके लिए मटेरियल है और कौन सी अमाउंट उसके लिए इमटेरियल है, राइट। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल। अब देखें इसकी डेफिनेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमारे पास जहां से ये इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी इफ ओमिटिंग इट, कि अगर हम लोग वो डिस्क्लोज ही ना करें, तो बताएं ही ना, और मिसलीडिंग इट, या गलत बता दें, बता रही हैं लेकिन गलत करके बता रही हैं, और ऑब्सक्यूरिंग इट कुड इन्फ्लुएंस डिसीजंस, कि इसकी वजह से, हमारे उम्मीद करने की वजह से, हमारे मिसलीड करने की वजह से डिसीजन चेंज हो गए हैं, डिसीजंस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था। That users make on the basis of financial information about a specific reporting entity, कि किसी भी बिजनेस के हवाले से उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर जब उन्होंने डिसीजन लिया और ये इंफॉर्मेशन उम्मीद थी तो उनका डिसीजन कुछ और हो गया, अगर ये इंफॉर्मेशन उनको बता दी जाती तो इनका डिसीजन कुछ और हो सकता था। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि भैया आप एडमिशन लेने के लिए गए, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना था अकाउंटिंग का, और आपने जाके एडमिशन ले लिया, आपने सपोज कि आपको मिस्टर ए पढ़ाएगा, ठीक है, कॉलेज वालों ने भी आपको नहीं बताया, आप सपोज कर रहे थे कि यहाँ पे तो अकाउंटिंग का टीचर ही मिस्टर ए है जो मशहूर है, बाद में पता चला जैसे ही आप क्लास में जाके बैठे मिस्टर बी था। आपके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है या इमटेरियल है, बताना चाहिए था आपने। अब देखो क्या आपका डिसीजन चेंज नहीं हो गया था, आप उनसे जाके कहते हैं कि भाई अगर यही बात हमें पहले बता देते हैं तो हम कुछ और डिसीजन लेते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन है। अब देखें उन्होंने सारी फैकल्टी रख दी थी आपके सामने, तो भाई अकाउंटिंग है टीचर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब आपने ये सपोज किया कि यार मिस्टर ए के पास मैंने एडमिशन लेना है और उन्होंने आपको मिस्टर बी की क्लास में भेज दिया,
आपके लिए मटेरियल था कि भाई मुझे बताओ तो सही इस टाइम पे कौन सा टीचर अवेलेबल है, कौन पढ़ाने जा रहा है। ऑल राइट, यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ होता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताओ। जैसा कि भाई कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया है, अच्छा अभी तक ना वो केस चल रहा है, उसका हमारी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कहा कि यार आप हमें बताते तो सही कि कंपनी के ऊपर इस किस्म का केस है, और कंपनी अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है हम अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट ही ना करते, हमें फ्यूचर में लॉस हो गए हैं क्योंकि कंपनी वो केस हार गई। ऑलराइट, तो ऐसी कोई फ्यूचर की कमिटमेंट्स वगैरह है आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि भाई कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, कंपनी ने नॉन करंट एसेट परचेज करनी है, कंपनी ने पीस ऑफ लैंड परचेज करना है, कंपनी ये कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रही है, कंपनी ने इस पार्टी के ऊपर केस कर दिया है, कंपनी पर इस पार्टी ने केस कर दिया है, और इस नोयत का है, ये सारी बातें बतानी पड़ती है। हालांकि हमारे कहने में ऐसा होता है यार क्या फायदा किसी को बताने का, उन्होंने क्या करना है, लेकिन उनके डिसीजन चेंज हो सकते हैं। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई हो। नेक्स्ट देखें, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अब रेलिवेंस को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, इसका दूसरा पॉइंट क्या था, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है इसका, ट्रू एंड फेयर व्यू। बेटा इसका मतलब एक्यूरेसी नहीं होता, देखिए भाई चांसेस ऑफ एरर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, 100% करेक्ट कुछ नहीं होने वाला। अब जब ऑडिटर्स ने भी ऑडिट करना होता है तो वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को नहीं चेक करता, तो वो एक एक चीज एक एक बात चेक कर नहीं, उसने सैम्पलिंग बेसिस पे चलना होता है। उसके सैंपल में कोई एरर आ जाए तो उसने उसको बेस बनाकर आपको बताना, एस्टिमेट करेगा वो चीजें। अदरवाइज उसने कहना है ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट, ये नहीं कहेगा 100% करेक्ट, कभी नहीं कहेगा ऑडिटर। तो अकाउंटिंग में यही कह रही है भाई एटलीस्ट ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। तो आप देखें कि the financial reports represent economic phenomena in words and numbers. To be useful, financial information must not only represent relevant phenomena, but it must be faithfully represent the substance of the phenomena that is purports to represent. Although in many circumstances, the substance of an economic phenomena and its legal form are the same, and accountants should be careful to identify when this might not be the case. It means that भाई कंपनी के अपने नॉन करंट एसेट, कंपनी के पास एक व्हीकल मौजूद है, कंपनी के अपने नाम पर है, आपने अपने नॉन करंट एसेट में रखी, भाई कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, सच मोस्टली ऐसे ही होता है। लेकिन कंपनी के एक व्हीकल है और वो लीज पर है, ये बात बताओ आप हमें कि कंपनी ने बैंक से ये गाड़ी लीज करवाई हुई है, कंपनी के नॉन करंट एसेट है लेकिन मॉर्गेज है, सिक्योरिटीज के तौर पे रखे हुए हैं, प्लेज करवा रखे हैं कंपनी ने। आप भाई हमें ये बात बताएं कि कंपनी ने अगर लोन लिया है तो लोन लेने के लिए उसने अपने कौन से एसेट को प्लेज करवाया है, ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, आप हमें ये बात बताओ। ऑल राइट, नेक्स्ट, टू बी अ परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, a depiction would have three characteristics. It would be complete, neutral and free from error। कि कोई भी आपके पास फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब आपको बता रहा है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन कब होती है, कि जब आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर्स। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम लोग कहेंगे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। कंप्लीट से क्या मुराद है, all information necessary for our users to understand the phenomena being depicted, मतलब आपने सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट जाके एक्सप्रेस की हुई हो। फिर न्यूट्रल होनी चाहिए, would without bias in the selection and presentation of financial statement, and free from error does not mean accurate in all respects। A reliable estimate is क्योंकि बहुत सी जगहों पे सैम्पलिंग चल रही होती है, सैम्पलिंग से हमेशा एस्टिमेशन होती है, तो कहते हैं वो एस्टिमेशन रिलायबल होनी चाहिए, 100% चाहे आप एक्यूरेट ना आते लेकिन फ्री फ्रॉम एरर्स हो। ऑल राइट, ऑफ कोर्स perfection is seldom
परफेक्शन नहीं पाई जाएगी। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह या अकाउंटिंग पॉलिसी इस किस्म की कहीं ना कहीं एरर्स आ जाते हैं। If ever achievable, the objective is to maximize those qualities to the extent possible. कहते हैं जितना मुमकिन हो सके ना आपने रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन पे रहना है। हाँ ये अलग बात है, परफेक्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें एस्टिमेट करने पड़ते हैं, जहां एस्टिमेट करेंगे वहां पे परफेक्शन नहीं रहती, वहां पे हमेशा इनएक्यूरेसी आती है। ऑलराइट, जैसे आपने एसिड की यूजफुल लाइफ को गलत डिटरमिन कर लिया, तो भैया आपकी एस्टिमेशन थी, एस्टिमेशन गलत हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था क्या आपने व्हीकल के लिए 5 साल ही लाइफ रखनी है? आपने जब सिलेक्शन करने लगे डेप्रिसिएशन मेथड की, आपने गलत डेप्रिसिएशन मेथड चूज कर लिया, भाई कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा, चेंज कर लो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऑलराइट, इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी क्या हम लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़े थे, फंडामेंटल्स में दो थे, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेटिव। अब इनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, अभी हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ कर आए हैं। कौन से वाला? कंप्लीटनेस, हाँ जी, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाएबिलिटी, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसके बारे में कह रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस कर देती हैं। ये 4 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। Qualitative characteristics that enhance the usefulness of the information that is relevant and faithful representation is comparability, verifiability, timeliness and अब हर किसी को अलग अलग से एक्सप्लेन करता है कि आपके पास कंपेरेबिलिटी का क्या मीनिंग है, वेरीफाइबिलिटी क्या कहलाती है, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसकी जस्ट आप लोगों ने एक रीडिंग करनी है, जल्दी से इसको रीड करें। तो ये बेटा आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं जिनको जस्ट वन टाइम आप लोगों ने रीडिंग करनी है, इसके अलावा इसकी कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पास। अच्छा, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर कहते हैं कि आप कोई भी चीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप हमें बता रहे हैं तो उससे रेलिवेंट आप हमें उसकी कॉस्ट के बारे में भी बताएं, और वो कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको जस्टिफाई भी किया जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि भाई रेवेन्यू से ज्यादा आप कॉस्ट बताने लग गए हैं कि भाई 50 रुपए का पेन हम लोगों ने 30 रुपए में सेल कर दिया। भाई क्यों सेल किया तुम लोगों ने 30 रुपए में? अब रेवेन्यू तो 30 का शो हो जाएगा, लेकिन नीचे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए 50 रुपए की, या आप बताओ ही ना कॉस्ट ऑफ सेल। तो भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं ना, उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कॉस्ट को देखना होता है कि भाई कॉस्ट क्या है, और फिर उसकी कॉस्ट के लिए उन्हें अलग से कहीं पैसे ना पे करने पड़ जाए इसकी कॉस्ट को डिटरमिन करवाने के लिए। तो आपने वो सारी इंफॉर्मेशन जाकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी होती है। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में कहा गया ओनली आइटम दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ। अब देखिए जहां पर हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा था। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, कौन कौन से हमारे पास थे? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। भाई कब एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी अपनी कब बनानी है, इक्विटी का पार्ट कब जाके बनेगा। तो क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ कि हमारा एसेट हम लोग रिकॉर्ड कब करते रहते हैं, हमारी लायबिलिटी हम पे कब बनती रहती है, और रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्या कभी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एसेट को जाके अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया हो, अपनी लायबिलिटी को इनकम स्टेटमेंट में लिख? क्यों, हमें पता है कि इसकी रिकॉग्निशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होनी है। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इस चीज का आइडिया होता है कि यार अगर मैंने एसेट्स को देखना है ना तो वो कभी हमसे हमारी इनकम स्टेटमेंट नहीं मंगवाएगा, वो कहेगा यार मैंने तुम्हारी एसेट लायबिलिटीज देखनी है तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेकर आओ। ऑलराइट, हम फिर देखें, कहते हैं सिमिलरली ओनली आइटम दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, वो कहां पे रिकॉग्नाइज होंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो कहते हैं however not all items that meet the definition of one of those elements are recognized. Not recognizing an item that meet the definition of one of the elements makes the statement of financial position and statement of financial performance less
complete and can exclude useful information from financial statements. On the other hand, in some circumstances, recognizing some items that meet the definition of one of the elements would not provide useful information. An asset or liability is recognized only if recognition of that asset or liability and any resulting income or expenses or change in equity provide users of financial statement with information that is useful with relevant information and बस यही दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग देखते रहना। फिर कहते हैं आइटम दैट fail to meet the criteria for recognition should not be included in the financial statement. However, some of these items may have to be disclosed as additional details in the note to the financial. कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग ना तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस में डिस्क्लोज कर रहे हैं वहां पे नहीं आ रही क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, तो आपने नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर हमें बतानी है ये बात। फिर कहते हैं हाउ रिकॉग्निशन लिंक्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड मतलब करंट ईयर जिसके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी स्टार्ट के अंदर जो बैलेंस शीट होती रहती है, उसके स्टार्ट के अंदर जो बैलेंस शीट होती है कहते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल, तो भाई ऐसे ही है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन भी ऐसे ही है कि वहां से ना हमें ओपनिंग कैपिटल का पता चल जाएगा कि हम उसकी एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी हमें वहां से ओपनिंग हमारे तमाम तर बैलेंसेस का पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। फिर कहता है प्लस करेंगे इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आपने ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह आपके पास आए हैं आपने वो प्लस कर देने हैं, उसमें प्लस करने हैं कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम तो माइनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डर्स इक्विटी क्लेम, मतलब आपने जो प्रॉफिट्स वगैरह अर्न किए, जो फर्दर कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट हुआ, अगर आपने कोई डिविडेंड्स वगैरह पे किए हैं वो सारे इसमें आपने एडजस्ट कर लेने हैं। और इसको क्या कहा जाता है चेंजेस इन इक्विटी। अब देखें इनकम स्टेटमेंट से भी चेंजेस इन इक्विटी में आता है, भाई प्रॉफिट तो यहां से आएगा ना ऊपर वाली से, और यहां से फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड वगैरह इस किस्म की चीजें वो आएंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, हमारे क्लोजिंग फाइनेंशियल पोजीशन के। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, अब ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, इसकी रिक्वायरमेंट देखें, कहता है व्हिच ऑफ द अबव एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कहते हैं अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग ₹5 मिलियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, तो फिर क्या एसिड है ओन्ड एंड कंट्रोल, यहां से पता चल गया, तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसिड, इट मीट द डेफिनेशन ऑफ द एसिड बीइंग प्रेजेंटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, इसलिए हमारा एसिड है। सेकंड देखें, कहते हैं फ्लीट ऑफ ट्रक्स वैल्यूइंग 100 मिलियन कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, हाँ जी, जब कंट्रोल बाय अनदर कंपनी है तो क्या मेरा एसिड है, तो भाई मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। क्लियर, अब बजाहिर वो हम लोग रन कर रहे हैं लेकिन हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी का ड्राइवर तो गाड़ी उसकी नहीं हो जाती, हालांकि चलाव हो रहा होता है, सफाई वगैरह भी उसी ने रखनी है, मेंटेन भी उसी ने रखनी है, लेकिन गाड़ी का मालिक नहीं है, क्यों, कंट्रोल हमारे पास है, हम उसे जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। क्लियर, अब देखिए बेटा लीज का जो टॉपिक है ना वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको ज्यादा नहीं छेड़ते रहते। और वैसे ऑपरेटिंग लीज में आप लोग एक एसेट को यूज करने का रेंट पे कर रहे होते हो, तो वो जो लीज टर्म्स होती है ना, वो जो रेंट पे किया जाता है वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है, एसेट हमारा नहीं होता। जबकि फाइनेंस लीज के अंदर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो एसिड आपका होना होता है, तो इस सूरत में जो आप रेंटल पे कर रहे होते हैं वो आपके एक्सपेंस नहीं बनते, वो आपकी लीज टर्म आपके एसिड्स का पार्ट बनते रहते हैं। ओके, वो FR2 में जाके इन डिटेल देख लेंगे आप लोग, तो आई कैप को पता है कि लीज का टॉपिक FR1 में नहीं है तो आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखें,
कहते हैं हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ ₹12.5 million। हाँ जी, लेबर कॉस्ट कभी भी आपका ऐसे नहीं बनती। आपको याद है कि हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कहा था ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये हम लोग कभी भी इसको कैपिटलाइज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अपने वर्क फोर्स लेबर्स के ऊपर, इसलिए आप लोगों ने इसको अपना एसिड रिकॉर्ड नहीं करना। वर्कफोर्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एंटिटी बिकॉज़ देयर इज no control on as workers can quit the entity at any time. However, in case advance salary have been paid, the entity has present right to future services for the workforce। तो अगर आपने कोई उनको एनुअल कंपनसेशन दी हुई है तो ये आपका एसिड जरूर, ये आपका एसिड है 12.5, क्योंकि आपने फ्यूचर में उनसे ये बेनिफिट्स ले लेने हैं। वर्क फोर्स आपका एसिड नहीं है, जो एडवांस सैलरी दी हुई है वो आपका एसिड है। ऑल राइट, इसी तरह से बेटा ये एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों के पास आ गई है। EPC associate received ₹160,000 in cash on 20th December 2004 from RM Enterprises in return for having provided financial advice during the 2004 financial year। हाँ जी, कहते हैं explain with the reference to the relevant definition which elements should possibly recognize in the 2004 financial statements। हाँ जी, आपको क्या लगता है जो 2000 जो कैश आप लोगों ने रिसीव किया एसिड है, एसिड है, उसको जाके एसिड के तौर पे रिकॉर्ड करो। तो देखो क्या कहता है, कैश रिसीव्ड मीट द डेफिनेशन ऑफ एसिड, प्रेजेंट रिसोर्स नाउ कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड एंटिटी में स्पेंड इट एज इट मे विश। इसी तरह से जो सर्विसेज दी गई हैं हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, तो मेरी इनकम बन चुकी है, मुझ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ रही, ये मेरी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो जानी है, क्योंकि मैं 2004 में सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूं। 2004 के लिए मैंने उनको देना था, एडवाइस वगैरह देनी थी, कंसल्टेंसी देनी थी, तो उसके लिए मैंने अमाउंट रिसीव की है। तो कहते हैं हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, देयरफॉर देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चेंज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन, क्योंकि मेरी इनकम है ना, इनकम की वजह से मेरी इक्विटी का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम, एन एसेट एंड एन इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 2004। अब कैसा है कि भाई 160,000 आप लोगों ने कैश रिसीव किया, रिटर्न फॉर हैविंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एडवाइस, briefly identify whether and or how your answer would change if the cash received had been received for financial advice to be provided in 2004 financial year। तो मैंने जो कैश अब रिसीव किया है और उसके लिए मैंने सर्विसेज 2005 के लिए देनी है, तो मेरी लायबिलिटी नहीं बनता। क्या ऐसे है? कैश मेरा एसेट है, कैश मेरी लायबिलिटी नहीं है। कैश जो मेरे पास आ गया है वो मेरा एसेट है, वो मेरी एसेट की डेफिनेशन पे पूरा उतर है कि अब मैं उसको अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूं, उससे बेनिफिट्स ले सकता हूं, लेकिन मैं इसको अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सर्विसेज 2005 में लेनी है। बस ये फर्क था, कैश एसिड के तौर पर ही आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि कैश एसिड नहीं है। गॉट इट? अब देखें, कहते हैं the cash received meet the definition of asset, present economic resource now controlled by entity and entity may spend it as it may wish, services have not been provided and there is present obligation to provide services resulting in increase in liability, no income can be recognized and there is no equity increase। जब इनकम नहीं आई तो इक्विटी का भी बैलेंस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। तो एक तो आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट जी, नेक्स्ट कहते हैं फॉलोइंग सिनेरियोस वगैरह आपके पास मौजूद हैं, व्हिच ऑफ द अबव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस और एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ जी, 1 2 3 4 इसको जल्दी से पढ़ें और देखें कौन सा इनकम है, कौन सी एक्सपेंस है, जल्दी से
फर्स्ट पॉइंट देखें, an amount paid to landlord totaling 120,000 on 1st January 2012 against the rent for the year 31st December 2012. Year end of the entity is 30th June 2012. अब देखें, हम लोगों ने जो रेंट पे किया ना वो 1st जनवरी को पे किया, 31st दिसंबर तक का पे किया हुआ है, लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ना वो 30th जून को हो रहा है, तो मतलब 6 मंथ का तो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा 60,000, और जो हमारे पास 6 मंथ का रिमेनिंग है 60,000 वो हम लोग पे कर चुके हैं, तो हमारे लिए हमारा एसेट आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पर। ऑलराइट, 60,000 एक्सपेंस, 60,000 करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पर। और यही कुछ हम लोगों ने बताना था कि हम एक्सपेंस या एसेट कितना रिकॉर्ड करें, तो ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट अमाउंटिंग टू रुपीस है। अब देखिए टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं हमेशा एक्सपेंस कर दिए जाते हैं, तो ये टोटल अमाउंट आप लोगों ने एक्सपेंस आउट कर देनी है एज द नेम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पर। नेक्स्ट देखें, देयर हैज बीन लीगल डिस्प्यूट between the entity and its customers and company expects the outflow of rupees 200,000 in order to settle the। अब एक डिस्प्यूट है, एक लीगल केस चल रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें ना तो उसने वर्ड यूज किया, मतलब हम पे अभी ऑब्लिगेशन आई नहीं है, हाँ चांसेस हैं कि हमें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आउटफ्लो ऑफ रुपीज 200 इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट, हमें पे करने पड़ेंगे। इनफ्लो नहीं लिखा हुआ, आउटफ्लो लिखा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होगा। ओके, कि हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन वगैरह आएगी। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा लाइबिलिटी, मतलब इन केस लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू सेटल रुपीज 200,000 एंड नो इंक्रीज इन एनी एसेट्स रिजल्टिंग इन द नेट डिक्रीज इन द इक्विटीज एक्सपेंस रुपीज 200 था। अच्छा, इसके लिए हमें कहा जाता है कि अगर अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले आपके पास ऐसी सिचुएशन मौजूद है, ये आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पहले के होती हैं, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद के होती हैं। तो इसके लिए हमें कहा जाता है कि भाई अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आपको ना उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन का पता होता है कि आप ये केस हारने वाली हो या आप ये केस जीतने वाले हो। आपको इस चीज, हाँ ये अलग बात है, अपने वकील से पूछोगे तो उसे पता होता है कि यार ये केस हारने वाला है, लेकिन उसने फिर भी आपको उम्मीदें बाहर रखनी है कि नहीं नहीं हम जीत जाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन रियल सिचुएशन के मुताबिक आप अपने पास एक एस्टिमेट बना लो कि क्या आपके पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाला। इन केस अगर आपके पास आउटफ्लो है तो कहा गया है कि एक्सपेंसेस को फौरन रिकॉर्ड करो। यही सिचुएशन है कि जब हम लोग ना अपने, अब देखिए कहा गया था ना प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट में कि अपनी लायबिलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं करना। अब एक किस्म की मेरे ऊपर लायबिलिटी बनने जा रही है कि मैंने 200,000 रुपीज पे करने हैं। फिर दूसरी बात ये है कि इसके अगेंस्ट ये किस्म का एक्सपेंस है, तो आपने जाकर अपना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिसीवेबल्स के ऊपर आप लोग प्रोविजन चार्ज कर लेते थे, वो भी तो फ्यूचर का एक एक्सपेंस होता था ना, आप फौरन रिकॉर्ड कर लेते थे। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाए कि आपके पास अभी केस का रिजल्ट नहीं आया, अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है, अपने पास जाकर एडजस्ट कर लो, मतलब अपनी लायबिलिटी 200,000 की रिकॉर्ड कर लो और साथ में इसको अपना एक्सपेंस ट्रीट कर दो। अब फोर्थ पॉइंट में देखें, एंटिटी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज for trading purposes and the same was sold for rupees। हाँ जी, अब एक्सपेंस 20,000 का, इनकम 25,000 की। ऑलराइट, और ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बाद में बन जाएगा। रीड द फॉलोइंग सिनेरियो, which of the above would be realized as income or liability in the financial statements of the companies in accordance with the criteria given in conceptual framework। अब देखिए अगर conceptual framework के क्वेश्चंस को, तो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है,
क्या आप लोगों ने जस्ट रिकॉग्नाइज करके देनी है कौन सा एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, और इसकी वजह से इक्विटी पे क्या असर होता है। और जैसे फर्स्ट पॉइंट देखें, कहते हैं एडवांस रिसीव किया फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹50,000 अगेंस्ट द गुड्स टू बी डिलीवर्ड आफ्टर, समझ रहा हो कि ये मेरी सेल्स तो नहीं हो सकती। अब जो अमाउंट मैंने रिसीव की है वो मेरा एसेट बन गया है, ओके, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरी 80,000 की लायबिलिटी इंक्रीज हो जानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताना था, इनकम और, तो ये मेरी इनकम नहीं बनी अपनी, इसको अपनी इनकम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ये लायबिलिटी है। इंक्रीज इन एसेट 50,000 and also increase in liability 50,000 and there is no income and no increase in, जब इनकम नहीं बनी, इक्विटी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आपके इनकम या एक्सपेंसेस की वजह से, या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब कंट्रीब्यूशन बाय द शेयर होल्डर्स, या डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स, इसकी वजह से आता रहता है। एसेट्स या लायबिलिटीज की वजह से इक्विटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी एंड कंपनी, हमने प्रोवाइड कर दी ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू 30,000। अब क्या है कि ये अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूं तो इनकम बन चुकी है, इनकम बन चुकी है तो 30,000 से इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन रिसीव नहीं की तो एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, लायबिलिटी सॉरी रिसीव नहीं की तो कैश में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन रिसीवेबल्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ऑलराइट, अब देखें, कहते हैं इंक्रीज इन एसेट राइट टू रिसीव मतलब रिसीवेबल्स के तौर पर 30,000 चला जाएगा, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना हमारा, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, तो हमने इसको जाकर अपनी इनकम का पार्ट बना देना है, जिसकी वजह से इक्विटी में इंक्रीज आ जाएगा। गॉट इट? Amount receivables already written off in previous years amounting to be 30,000 were received during the year, bad debt recovery income. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता रहता है भाई, एक तो जो अमाउंट रिसीव की उसके अगेंस्ट आपके एसेट में इंक्रीज, साथ में आप लोगों के एक्सपेंसेस में डिक्रीज, एक्सपेंसेस में डिक्रीज की वजह से इक्विटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज इन एसेट कैश 30,000 बट नो डिक्रीज इन एसेट रिसीवेबल्स बाय ऑलरेडी रिटर्न ऑफ रिजल्टिंग इन नेट इंक्रीज इन इक्विटी इज इनकम। ऑलराइट, फिर हमारे पास आता है डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन के लिए क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एसेट लायबिलिटी फ्रॉम द एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम लोग डी रिकॉग्नाइज किन सिचुएशन में करते हैं, जब हम लोग सेल कर देते हैं, ऐसा ही है ना, डिस्पोज कर देते हैं जब हम लोग, तब हम लोग डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। डी रिकॉग्निशन नॉर्मली occurs when that item no longer meets the definition of an asset or liability। अब पहले वो एसेट्स की बात करता है कि एसेट को डी रिकॉग्नाइज कब किया जाता है, नॉर्मली occurs when the entity loses control of all or part of the recognized asset। तो कंट्रोल कब हम लोग लूज कर देते हैं, जब उसको डिस्पोज कर देते हैं। और लायबिलिटीज को कब हम लोगों ने डी रिकॉग्नाइज करना है, जब उसको पे कर दो, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डी रिकॉग्नाइज नॉर्मली occurs when the entity no longer has a present obligation to all or part of the recognized liability। तो कब हमारे पास ये ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं होगी, जब हम लोग ड्यूरिंग द ईयर उसको पे कर चुके होंगे, तब वो मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, when an item of property, plant and equipment is sold or destroyed, it will be derecognized। Similarly, a liability will be derecognized when it is paid or settled otherwise। I hope कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। That's all for today। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट क्राइटेरिया। अल्लाह हाफिज।